नमस्कार साथियों। अभी व्यक्ति परिवार में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 18 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, तो 18 अगस्त यानी कि आज के दिन कौन कौन सी न्यूज़ एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रही हैं, उन सभी पर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है। हाल ही में राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसका देखो नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और वो किसको बनाया गया है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हरिप्रसाद शर्मा, रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक, डॉक्टर BL जाटावत है, और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर नंद सिंह नरूका। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 में से किसको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो कर्मचारियों का चयन करना होता है। जब आप कोई एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, और उस एग्ज़ाम के थ्रू आपका किसी पद पर सिलेक्शन होता है, ठीक, तो आपका चयन कौन कर रहा होता है, तो ये राजस्थान चयन बोर्ड यही आपका सिलेक्शन कर रहा होता है। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो किसको बनाया गया है। तो बनाया गया है कि रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक को। ठीक है, ये क्या है, ये मेजर है और रिटायर हो चुके हैं आर्मी से। ठीक है, और इनको वर्तमान में राजस्थान चयन बोर्ड है उसका चेयरमैन बनाया गया है। इनको क्यों बनाया गया है, क्योंकि देखो राजस्थान में जो पेपर लीक की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और पेपर लीक की जो घटना होती रहती हैं ये हम सभी जानते हैं। ठीक, इसी घटना को रोकने के लिए अब देखो एक रिटायर्ड जनरल को चेयरमैन सौंपा गया है, उसको कार्यभार सौंपा गया है कि आप क्या करें, राजस्थान में जो पेपर लीक की घटना है इसको रोकें। ठीक है, तो न्यूज इस प्रकार से रही है कि पेपर लीक नहीं होगा, सेना का अनुभव काम आएगा, युवाओं की उम्मीद पर खरा उतरेंगे। ठीक है, और ये देखो राजस्थान चयन बोर्ड के जो नए अध्यक्ष हैं यानी कैसे कह सकते हैं कि चेयरमैन है, इनका नाम क्या है, मेजर जनरल आलोक है और इनको अब कार्यभार सौंपा गया है। ठीक है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अगर बारे में थोड़ा बहुत बेसिक समझें, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। और कौन से एक्ट के माध्यम से इसको स्थापित किया गया है, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अधिनियम 2013 के माध्यम से इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, इसकी संरचना देखो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये जो मेजर आलोक को जो क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, देखो इस बोर्ड का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि निष्पक्ष और पारदर्शी क्या करना है, भर्ती प्रक्रिया का संचालन करना है। यानी कि निष्पक्ष रूप से पारदर्शी रूप से जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसके मुख्यालय की अगर बात करें तो मुख्यालय जयपुर में स्थित है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक हैं और पहले वाले अध्यक्ष की अगर बात करें तो हरिप्रसाद शर्मा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है। अगर बात करें देखो पहले वाले अध्यक्षों की बात करें तो 2014 में जो पहला जो अध्यक्ष बनाया गया था वो श्री R.K. मीणा को बनाया गया था और ये कब से कब तक रहे हैं, 2014 से लेकर 2017 तक रहे हैं। यानी कि ऐसे कहें कि लगभग 3 साल के आसपास ये रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नंद सिंह नरूका को बनाया गया था, एक ही कार्यवाहक अध्यक्ष थे। ये 2017 से 2018 तक यानी इनका जो कार्यकाल रहा है वो लगभग 1 साल का रहा है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो स्थायी नहीं होता है। ठीक है, तो सरकार इनको बीच में भी पदस्थ कर सकती है, यानी कि नए जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति कर सकती है, और या फिर ऐसे कहें कि जो पुराने अध्यक्ष हैं उनको बीच में हटा सकती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि जो वर्तमान जो अध्यक्ष बनाए गए हैं रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक है, इनको जगह दी गई है हरिप्रसाद शर्मा की। अभी इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है लेकिन इनको बीच में ही हटा दिया गया है चुनाव की वजह से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि इनका जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं है, लेकिन संरचना आपको याद रखनी है। इस बोर्ड में कुल कितने सदस्य और अध्यक्ष होते हैं, तो एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं, यानी कि टोटल 5 लोग होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, आपको याद रखनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि देश का सबसे बड़ा जो पंचकर्म चिकित्सा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है।
हाल ही में सरकार ने घोषणा की है कि हम पूरे देश का, राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि हम पूरे देश का जो पंचक्रम चिकित्सा सेंटर है वो स्थापित करेंगे। ये जो पंचक्रम चिकित्सा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये जो पंचक्रम का मतलब क्या होता है कि इसमें जो 5 विधियों के माध्यम से इलाज किया जाता है किसी पेशेंट का, इसलिए इसको पंचक्रम बोलते हैं, यानी 5 कर्मों के माध्यम से किसी भी बीमारी को खत्म करना। ठीक है, ये एक प्रकार का ऐसे कहें कि चिकित्सा ही होता है, लेकिन इसमें कुछ जो विधियां अपनाई जाती हैं वो पारंपरिक विधियां हैं। ठीक है, जैसे किसी औषधि का प्रयोग करके या जो पारंपरिक तरीके से ना जो बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो पंचकर्म जो चिकित्सा सेंटर स्थापित किया जाएगा हाल ही में देश का सबसे बड़ा, वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? 4 ऑप्शन है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में, और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे में, और जोधपुर के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में, या ऐसे कहीं लास्ट जो ऑप्शन दिया गया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। अब राजस्थान के भी देखो 2 ऑप्शन है, जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल SMS हॉस्पिटल, और जोधपुर का जो है आयुर्वेदिक जो विश्वविद्यालय है। ठीक है, डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में जो बनाया गया था, और इनका नाम भी यही है कि डॉक्टर सर्वपल्ली आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है या ऑप्शन ए वाले में, तो आपको कमेंट्स करके बताना है कि पंचकर्म चिकित्सा सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है सी। ये जो पंचकर्म चिकित्सा सेंटर स्थापित किया जाएगा वो जोधपुर के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब ये न्यूज़ में किस प्रकार से रहा है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखो न्यूज़ रही है कि जोधपुर के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में बन रहा है देश का सबसे बड़ा पंचकर्म चिकित्सा सेंटर। ठीक है, रोगियों के लिए बन रहे हैं 100 कॉटेज वार्ड। ठीक, तो ये जो कॉटेज वार्ड हैं ये कितने रोगियों के लिए बनाए जा रहे हैं? 100 रोगियों के लिए, यानी कि ऐसे कहें सिंपल भाषा में कि यहाँ पर 100 बेडों की सुविधा है, एक साथ 100 रोगियों का इलाज हो सकता है। और अलग अलग कॉटेज बनाए गए हैं, यानी कि अलग अलग कुटिया बनाई गई हैं, आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो एक कुटिया में एक पेशेंट रहेगा, इस प्रकार से अलग अलग कुटिया बनाई गई है। तो ऐसी कुल 100 कॉटेज हैं जिनमें रोगियों का इलाज किया जाएगा। और ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो जोधपुर के आयुर्वेदिक जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय में ये स्थापित किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चूँकि ये देश का सबसे बड़ा पंचकर्म चिकित्सा सेंटर है तो ये आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पर बनाया जा रहा है। आगे बात करते हैं। देखो ये जो पंचकर्म का मतलब मैंने समझाया था उनको आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, पंचकर्म का मतलब सीधा सा आपको याद रखना है कि 5 विधियों के माध्यम से इलाज किया जाएगा, बस इतना याद रखना है। अब वो 5 विधियाँ कौन कौन सी हैं, उनमें किस किस प्रकार से इलाज होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है। इतना डिटेल से भी किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अगर उन 5 विधियों का अगर नाम आप याद रखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं, बाकी याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे वमन है, विरेचन है, और ये जो बस्ती है, बस्ती भी 2 प्रकार की होती है, एक अनुवासन बस्ती और दूसरी होती है आस्थापन बस्ती। ठीक है, और जो 5वां जो प्रकार है वो नास्य है या नस्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 तरीकों के माध्यम से इलाज किया जाता है किसी रोगी का। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के एक आधुनिक युद्धपोत का जलावरण किया है। ठीक, इस युद्धपोत का नाम क्या है? तो एक देखो विमान वाहक युद्धपोत का जलावरण किया गया है, यानी कि उसका उद्घाटन किया गया है, ऐसे सिंपल भाषा में अगर बोले। ठीक है, तो ये जो युद्धपोत जो जिसका जो जलावरण किया गया है अभी, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? 4 नाम दिए गए हैं, INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत, INS कृपाण और INS विंध्यगिरि। तो आपको कमेंट्स करके बताना है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस मतलब युद्धपोत का उद्घाटन किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और जो सही आंसर है वो है विंध्यगिरि। ठीक है, ये जो INS विंध्यगिरि है इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। ये आपको याद रखना है, जो विक्रमादित्य जो युद्धपोत है ये भारत का ऐसे कहें कि एक सक्रिय युद्धपोत है।
ठीक है। और इसको हमने कहाँ से लिया है? रूस से लिया है। रूस की सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद इसको भारतीय नौसेना ने ग्रहण किया है। और ये भारत का हिस्सा कब बना था? 2014 में ये भारत का हिस्सा बना है। अगर बात करें INS विक्रांत की, तो ये भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत है, ठीक है। और ये भी क्या है? स्वदेशी है, यानी कि देश में ही इसका निर्माण हुआ है, हमने इसको कहीं बाहर से नहीं खरीदा है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ये जो INS करपाण है, इसको देखो भारतीय नौसेना से रिटायर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इसको रिटायर कर दिया गया है, ठीक है, रिटायर्ड कर दिया गया है। और इसको हमने किसको सौंपा है? तो वियतनाम को सौंपा है। भारत की नौसेना से रिटायर होने के बाद अब ये कहाँ पर काम करेगा? वियतनाम में जाकर ये अपनी सेवा देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। INS विक्रमादित्य रूस से हमने लिया था। INS विक्रांत भारत का एक निर्मित युद्धपोत है और ये स्वदेशी निर्मित है, भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत है। INS कृपाण ये पहले भारत की नौसेना में था, अब हमने इसको वियतनाम को सौंप दिया है। और INS विंध्यगिरी इसको अभी लॉन्च किया गया है, भारतीय नौसेना में इसको अभी शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको याद रखनी है, क्योंकि अभी न्यूज़ में रहा है और डिफेंस से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी एग्जाम में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देखो न्यूज़ में इस प्रकार से रहा है, समुद्र में बड़ी ताकत, राष्ट्रपति ने करवाया INS विंध्यगिरी का जलावरण। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर बात करें INS विक्रांत की, तो INS विक्रांत को देखो इसका निर्माण किसने किया था? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ये निर्मित किया गया था, यानी कि भारत में इसका निर्माण हुआ है, कोचिन में इसका निर्माण हुआ है। घरेलू स्तर पर निर्मित ये प्रथम विमान है, ये आपको याद रखना है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान है, ठीक है, स्वदेशी विमान वाहक पोत है। तो ये एक मतलब इम्पोर्टेंट हमारे लिए फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। ये प्रथम विमान है जिसका भारत में निर्माण किया गया है और ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा विमान है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो INS विक्रमादित्य हमने रूस से लिया है उससे बड़ा हमने इसको निर्मित किया है। आप इसकी एक पिक देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक। आगे बात करें INS विक्रमादित्य की, ठीक। तो INS विक्रमादित्य वो 500 किलोमीटर तक नज़र रखने में सक्षम है और इसको हमने कहाँ से लिया है? तो रूसी नौसेना से लिया है। कब लिया है? 2014 में इसको ग्रहण किया है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट युद्धपोत है, ये आपको याद रखनी है। बाकी आगे नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा का केंद्र रहा फीफा महिला विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला किन टीमों के बीच खेला जाएगा, ठीक है। ये जो महिला विश्व कप है ये अभी न्यूज़ में रहा है और पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में है, क्योंकि ये अभी खेला जा रहा है। इस पे हम पहले भी 2 बार चर्चा कर चुके हैं और आज एक बार फिर से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इसका जो फाइनल मैच है उसमें 2 टीमें पहुंच चुकी हैं। अब वो कौन से देश की टीमें पहुंची हैं उनको अपने को बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फीफा महिला विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला किन 2 टीमों के बीच खेला जाएगा। जो आपके सामने ऑप्शन है, स्पेन और इंग्लैंड के बीच, इंग्लैंड और जापान के बीच, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो महिला विश्व कप है, ठीक है, ये जो फीफा महिला विश्व कप खेला जाएगा ये किन 2 टीमों के बीच खेला जाएगा? तो स्पेन और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना, किसके बीच खेला जाएगा? स्पेन और इंग्लैंड के बीच ये खेला जाएगा, ठीक। अब ये कहाँ पर खेला जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। कहाँ पर खेला जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के भी सिडनी में ये खेला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। ये जो फीफा महिला विश्व कप हुआ है, ठीक, ये किन 2 देशों में हुआ है? और ये पहली बार हुआ है जब 2 देशों में महिला विश्व कप, ये जो फीफा महिला विश्व कप खेला गया है किन 2 देशों में खेला गया है? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ये खेला गया है, ठीक है। और अगर इसकी बेसिक चीज़ों की बात करें तो ये 4 साल में एक बार फीफा महिला विश्व कप का आयोजन किया जाता है। पहली बार 1991 में किया गया था, ये आपको याद रखना है कि पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था? 1991 में। और 4 साल में एक बार होता है, ठीक है। अब ये न्यूज़ में किस प्रकार से रहा है ये देख लेते हैं कि जो पिछले साल टीम ने ये जो कोच विल्डा है, ठीक है, उसके खिलाफ कर दी थी बगावत, यानी कि लास्ट ईयर की बात कर रहा है, वो अपने काम लायक है नहीं, ठीक है।
जो अपने काम लायक है वो आपको याद रखना है कि जो स्पेन की टीम है उसने लास्ट ईयर उसके कोच के खिलाफ बगावत कर दी थी, उसको कोच के खिलाफ पे यानी कि ऐसे कहें कि कोच का ही उन्होंने विरोध कर दिया था। लेकिन इस बार उसी कोच की सहायता से इन्होंने क्या किया कि जो फीफा महिला विश्व कप है उसके फाइनल में ये अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। ठीक है। और देखो ये मैच कब खेला जाएगा वो भी आपको याद रखना है, रविवार को खेला जाने वाला है। यानी कि ऐसे कहें कि 20 अगस्त को ये खेला जाएगा। और कहाँ पर खेला जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर? सिडनी में खेला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है, क्योंकि खेलों से संबंधित जो पर्सन है वो भी आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है। अब देखो इसकी जो शुरुआत हुई है, फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 की अगर शुरुआत की बात करें, ठीक है, तो शुरुआत कब हुई थी? 20 जुलाई को शुरुआत हुई थी और 20 अगस्त को इसका फाइनल होने वाला है। और ये कहाँ पर खेला गया था? पूरा जो वर्ल्ड कप है ये ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में खेला गया है। ठीक है। देखो जो महिला फुटबॉल है इसका सबसे बड़ा ये स्टेज है, ये आप कह सकते हैं इसको। ठीक है। और ऐसा देखो पहली बार हुआ है जब ये दो देशों में खेला जाएगा। और अब तक जो सबसे ज़्यादा बार जिस टीम ने जीता है उसका नाम है अमेरिका। इसने 4 बार अब तक फीफा महिला वर्ल्ड कप ये जीत चुकी है। पहली बार इसका आयोजन 1991 में हुआ था। कहाँ पर हुआ है? चीन में हुआ है। ये हर 4 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। और इस बार जो फाइनल मुकाबला है वो स्पेन और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाला भारत का दूसरा खिलाड़ी कौन है? ठीक है। तो इससे पहले भी हम विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मेडल जीत चुके हैं और इस बार हमने 2023 में दूसरा मेडल जीता है। तो ये दूसरा मेडल जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन है: दीपक पूनिया, मोहित कुमार, जसकरण सिंह और दीपक चहल। तो इसमें सही आंसर कौन सा है वो आपको कमेंट्स करके लिखना है। तो इसका जो सही आंसर है कि अंडर 20 की अगर बात करें, अंडर 20 जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है इसमें किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो मोहित कुमार ने जीता है। ठीक है। किसने जीता है? मोहित कुमार ने जीता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इससे पहली अगर बात करें, क्योंकि इसमें ये जो दूसरे की बात कर रहा है इसका मतलब कोई पहला भी है जिसने ये जो कुश्ती चैंपियनशिप है इसमें स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। तो वो पहला व्यक्ति कौन है जिसने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? जिसका नाम है दीपक पूनिया। ये पहला व्यक्ति है और इसने कब जीता था? 2018 में जीता है। ठीक। 2023 की अगर बात करें तो 2023 में किसने जीता है? तो मोहित कुमार ने जीता है। किसने जीता है? मोहित कुमार ने जीता है। ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ में किस प्रकार से रहा है उसको देख लेते हैं। देखो मोहित बने चैंपियन, प्रिया के पास भी मौका है। ठीक है। यानी कि प्रिया नाम की एक खिलाड़ी है, वो भी इस रेस में है और ऐसा बताया जा रहा है कि उसके भी मतलब आशा है कि वो भी स्वर्ण पदक जीते भारत के लिए। ठीक है। तो उसने अभी तक जीता नहीं है तो उसकी चर्चा हम जब जीतेंगे तब करेंगे, नहीं जीतेंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है। चूँकि ये जो मोहित कुमार है इन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है तो ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक। और अब तक कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 2 जीते हैं। एक 2018 में जीता था, एक 2023 में जीता था। 18 में किसने जीता है? तो दीपक पूनिया ने जीता है और 2023 में मोहित कुमार ने जीता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में चर्चित जीरो शैडो डे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। ये जो जीरो शैडो डे है ये अभी न्यूज़ में रहा है और आपने पढ़ा भी होगा कि जीरो शैडो डे क्या होता है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। जीरो मतलब शून्य है, शैडो मतलब छाया है। यानी कि ऐसा दिन जिसमें जो व्यक्ति की छाया है या किसी जो वस्तु की छाया है वो शून्य होती है, यानी कि परछाई नहीं बनती है, उसको जीरो शैडो डे बोलते हैं।
ठीक है। तो जीरो शैडो डे के बारे में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं और उनमें से आपको चयन करना है कि उसमें असत्य कथन कौन सा है। तो पहला जो कथन है कि यह एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसमें सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है। ठीक है, तो दोपहर के टाइम क्या होता है, सूर्य सर के ऊपर होता है, लेकिन सामान्य स्थिति में वो थोड़ा सा साइड में होता है, ठीक ऊपर नहीं होता है। लेकिन वर्ष में कुछ ऐसे दिन भी आते हैं जब सूर्य सीधा सर के ऊपर होता है। ठीक है, जब सूर्य सीधा सर के ऊपर होगा तो क्या होगा, जो किरणें होती हैं वो सर के ऊपर सीधा मतलब खड़ी पड़ती हैं, इसलिए जो परछाई है वो नहीं बन पाती है। ठीक, तो ये जो पहला कथन है वो बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन देखते हैं, यह घटना वर्ष में केवल एक बार घटित होती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या ये जो दूसरा ऑप्शन है वो सत्य है। देखिए, ये जो घटना घटित होती है जीरो शैडो वाली, ये वर्ष में 2 बार घटित होती है। तो ये आपको याद रखना है कि वर्ष में 2 बार घटित होती है, एक बार घटित नहीं होती है, तो इसलिए ये कथन गलत है। तीसरा जो ऑप्शन है कि यह घटना पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव के कारण होती है, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि ये घटना घटित क्यों होती है, तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव के कारण घटित होती है। ठीक है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री के कोण से झुकी हुई है वो आपको कमेंट्स करके लिखना है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो ये देखो ये पृथ्वी का अक्ष है और इसके ऊपर ऐसे पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है, कितने डिग्री झुकी हुई है ये आपको बताना है। कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री वो झुकी हुई है। ठीक है, तो ये भी इसका एक कारण है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिसके कारण ये जीरो शैडो डे एक वर्ष में 2 बार आता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए जीरो शैडो डे के बारे में। तो ये जीरो शैडो डे है, ये आज है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के कई जिलों में, ठीक है, और राजस्थान के बाहर भी कई स्थानों पर ये देखने को मिलेगा कि जो व्यक्ति की परछाई है, जो वस्तुओं की परछाई है वो शून्य होगी, यानी कि वस्तु किसी प्रकार की कोई परछाई नहीं बनाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है जीरो शैडो डे के बारे में। ठीक है, और ये वर्ष में 2 बार घटित होती है ऐसी घटना, वो भी आपको याद रखना है। डेट देखो चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं है कि इस बार 18 अगस्त को हुई है तो नेक्स्ट ईयर भी 18 अगस्त को ही होगी, ऐसा कोई रूल नहीं है यहाँ पर। ठीक, कोई नियम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। न्यूज़ में इस प्रकार से रहा है, बेंगलुरु, जोधपुर, बांसवाड़ा में आज दोपहर कुछ देर के लिए गायब हो जाएगी लोगों और चीज़ों की परछाई। यही चीज़ें हमने समझी थी। और जीरो शैडो डे के बारे में कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन है जो क्वेश्चन में दी गई है। जैसे ये एक प्रकार की खगोलीय घटना है जिसमें सूर्य सीधे सर के ऊपर होता है। इस घटना में किसी भी वस्तु की कोई परछाई नहीं बनती है। यह घटना वर्ष में 2 बार होती है और यह पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव के कारण होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्र में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय यंग इको हीरो अवार्ड में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है। ठीक है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय यंग इको हीरो जो अवार्ड दिया गया है, इसमें देखो 5 भारतीयों को अवार्ड मिला है। ठीक है, कुल 17 को अवार्ड दिया गया था। कुल कितने लोगों को दिया गया है, 17 लोगों को अवार्ड दिया गया है, 17 बच्चों को अवार्ड दिया गया है। इनमें से 5 कौन है, तो 5 भारतीय हैं। ठीक है, अब भारत के एक बच्चे को ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये प्रथम स्थान वाला इम्पोर्टेंट है। बाकी जो 4 है वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन संख्या आपको याद रखनी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय यंग इको हीरो अवार्ड मिला है वो भारत के 5 बच्चों को मिला है। उनमें से एक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और वो प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है, इहा दीक्षित, निर्वाण सोमानी, मन्नत कौर और मान्या हर्षा। ठीक है, ये देखो ये चारों नाम है, 4 नाम है, इन चारों को ये अवार्ड मिला है। लेकिन इनमें से प्रथम स्थान पर कौन है ये आपको कमेंट्स करके लिखना है। जो प्रथम स्थान पर रहा है वो है इहा दीक्षित, और ये जो इहा दीक्षित है वो कहाँ की है, मेरठ की है। ठीक है,
तो चूँकि इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और ये न्यूज़ में रहा है तो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और जनरल नॉलेज के लिए भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो पर्यावरण से संबंधित अवार्ड दिया जाता है, ठीक। न्यूज़ में इस प्रकार से रहा है, भारत के 5 बच्चों ने जीता है इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड, ठीक है। टोटल 5 लोगों ने जीता है। अब वो 5 लोग कौन कौन से हैं, 4 तो देखो ऑप्शन में ही दिए गए थे, और एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि ये 5 कौन कौन है। तो ये है पहली, जिसका नाम है ईहा दीक्षित है, ठीक है। उसके बाद निर्वाण सोमानी है, मन्नत कौर है, बेंगलुरु की जो मान्या हर्षा है, और मुंबई का कर्णव ये रस्तोगी है, ठीक है। तो ये 5 बच्चे हैं जो न्यूज़ में रहे हैं। 500 इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद रखना है, ईहा दीक्षित, जो कि इस अवार्ड में प्रथम स्थान पर रही थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये अंतर्राष्ट्रीय यंग इको अवार्ड की अगर बात करें कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो वो भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये पर्यावरण के लिए दिया जाता है, ठीक है। ऐसे बच्चे या किशोरों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने की दिशा में कार्य किया हो, ठीक है। ये उन बच्चों को दिया जाता है जो पर्यावरण की दिशा में जो समस्याएं हैं उनको हल करने में वो अपना योगदान देते हैं, और जिनकी उम्र होनी चाहिए 8 से 16 वर्ष तक, ठीक है। तो 8 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को दिया जाता है। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो अमेरिका की एक संस्था है जिसका नाम है एक्शन फॉर नेचर, इस संस्था के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। 2023 में 17 बच्चों को दिया गया था, जिनमें से जो 5 बच्चे कौन हैं, भारतीय हैं, और जो प्रथम स्थान पर रही है वो ईहा दीक्षित है। ईहा दीक्षित कहाँ की है, तो मेरठ की है। ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी नेक्स्ट डे मिलते हैं अगले दिन के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।